guys, now we will discuss two very important control system topics, which is open loop control system and closed loop control system. This is one of the most important topic in the industrial process control system course. We must have a clear understanding of what is an open loop system and what is a closed loop system. An open loop system can also be called as a feed forward control, and the closed loop system can also be called as a feedback control. Open loop system, feed forward control, manual control, these are the same things. Similarly, feedback control, closed loop control, automatic control, these are the same things. Okay, now we will see what is the exact difference. So this is an example of open loop system. An open loop system is just like you give an input and you get some output. This is just a simple open loop control system, like this sprinkler system. You turn on the button, आप बटन ऑन करेंगे तो ये इनसे पानी जो है वो शावर होना शुरू हो जाएगा और वो होता रहेगा और वो ऑटोमेटिकली बंद नहीं होगा यहाँ तक कि आपकी सारी की सारी जो ग्राउंड है वो गीली हो जाएगी. ठीक है, अब इसी ओपन लूप सिस्टम को अगर आपने क्लोज लूप बनाना हो तो आप क्या करोगे कि आप एक सेंसर लगाओगे. ठीक है, सेंसर लगाने के बाद आप उसमें जो है वो ह्यूमिडिटी सेंसर आप लगा लें या मॉइस्चर का सेंसर लगा लें घास के अंदर, जो कि मॉइस्चर को सेंस कर रहा होगा, और आगे से एक सेट पॉइंट होगा कि जी इतने % मॉइस्चर रह जाए तो ये स्प्रिंकलर्स बंद हो जाएं, ये क्लोज हो जाएं. तो वो एक आप ओपन लूप सिस्टम को एक क्लोज लूप सिस्टम के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं. तो ओपन लूप सिस्टम में क्या होगा कि जस्ट आपकी एक इनपुट होगी एंड यू गेट सम एन आउटपुट, देयर इज़ नो फीडबैक. ठीक है, अब फीडबैक की एग्जांपल क्या है, जैसे ये एक एग्जांपल दी गई है, ओवन के अंदर आप बिस्किट्स को जो है वो अगर गर्म कर रहे हैं तो ये एक क्लोज लूप एग्जांपल दी गई है. इसमें क्या लगा हुआ है कि एक सेंसर है आपका, टेम्परेचर सेंसर, दिस इज़ द फीडबैक. ठीक है, ये क्या कर रहा है कि आपने ओवन चला दिया, टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया. ठीक है, ओवन चल गया, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो सेंसर क्या कर रहा है कि वहाँ पे उसका एक कंट्रोलर को सिग्नल दे रहा है जहाँ पे एक कंपैरिजन हो रहा है कि भाई इतना टेम्परेचर रखना है आपने, तो उतना टेम्परेचर उस जो सेट पॉइंट होगा उससे जो है ये जो पीवी की वैल्यू होगी ये माइनस होगी और उससे एरर सिग्नल जनरेट होगा. और यहाँ पे जो कंट्रोलर लगा है वो है ऑन ऑफ कंट्रोलर. ऑन ऑफ कंट्रोलर एक सिंपलेस्ट कंट्रोलर है, रिले बेस्ड कंट्रोल भी इसको हम कहते हैं, ये आइदर 1 आइदर 0. ठीक है, इससे एडवांस फिर आ गए हैं प्रोपोर्शनल इंटेग्रल डेरिवेटिव, वो इससे नेक्स्ट एडवांस में आते हैं. तो ये ऑन ऑफ कंट्रोल में जस्ट जो है वो देखेगा कि कब तक इसको ऑन रखना है. अगर टेम्परेचर मीट नहीं होगा तो वो इसको ऑन का डिसीजन ही देगा और पावर को स्विच कर देगा ऑन. यानी ये थायरेस्टर बेस्ड एक कंट्रोल हो सकता है, यहाँ पे जो है थायरेस्टर बेस हो सकता है, मतलब कोई कंट्रोल स्विच आप यहाँ पे लगा सकते हैं जिसको आप कंट्रोलिंग उसके थ्रू कर सकते हैं. बीजेटी भी लगा सकते हैं, मॉसफेटी भी लगा सकते हैं. आगे आप उससे जो है उसका कॉन्टेक्टर जो है ओवन का उसको कंट्रोल करवाएंगे, या कॉन्टेक्टर भी यहाँ पे हो सकता है, कॉन्टेक्टर आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे उसका. एनी हाउ वो एक डिज़ाइन एक आता है कि इसका डिज़ाइन कैसे करना है, लेकिन जो कंट्रोल सिस्टम का ओवरऑल लॉजिक होगा उसकी ब्लॉक डायग्राम आपकी ये वाली है. ठीक है, सो दिस इज़ अ फीडबैक कंट्रोल. अच्छा, नेक्स्ट पर हम आते हैं कि जैसे ये एग्जांपल दी हुई है, हम इंसान भी एक फीडबैक कंट्रोल होते हैं. जैसे सर्दियों का मौसम है, ओहियो यूएस की एक स्टेट है, अगर आपका वहाँ पे सर्दी लग रही है, ठीक है, आपकी बॉडी के जो सेंसर है उन्होंने सेंस करके आपके दिमाग को सिग्नल दिया कि अभी सर्दी है, तो अब उसमें सेट पॉइंट ये है कि नहीं भाई मुझे तो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखना है, नहीं तो मेरे लिए मसला है. तो फिर आप क्या करते हैं, फटाफट आप जो है ना एक जर्सी पहन लेते हैं. तो ये भी आप एक ह्यूमन कंट्रोल सिस्टम है, कल हमने डिस्कस किया था इससे लास्ट लेक्चर में कि उसमें जो है हम जब नहाते हैं तो उसमें भी जो है एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम चल रहा होता है कि जो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसके हिसाब से जो टैब्स हैं उनको एडजस्ट करता है, गर्म पानी और ठंडे पानी की. ठीक है, तो ये क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है. अच्छा, फिर उसके बाद आगे आते हैं कि वाई यूज़ फीडबैक कंट्रोल. इसकी रीज़न क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न क्या है, डिज़ायर्ड बिहेवियर, डिज़ायर्ड सेट पॉइंट. आपका जो डिज़ायर्ड कंट्रोल सिस्टम का रिस्पॉन्स है आपको वो अचीव करना होता है. ठीक है, सो बेटर और वाई डू यू नीड अ कंट्रोल सिस्टम एट ऑल, कंसिडर ओवन्स, एसी यूनिट्स. अब जो एसी यूनिट होता है आपके कमरे में, जो कन्वेंशनल एसीज थे वो भी ऑन ऑफ टाइप के होते थे, जिसमें या तो कंप्रेसर चल रहा है या कंप्रेसर बंद है. ठीक है, वो ऑन ऑफ कंट्रोल होता है. आगे हम देखेंगे कि ऑन ऑफ कंट्रोल का एक डिसएडवांटेज होता है, जो कि डिसएडवांटेज ये होता है उसका कि उसमें आपका जो प्रोसेस वेरिएबल होता है ना, ऑपरेटिंग पॉइंट, वो स्टेबल नहीं होता एक पॉइंट के ऊपर, वो ऑसिलेट करता रहता है. जो सेट पॉइंट होता है ना उसके अराउंड उसने ऑसिलेट करते रहना है, उसने उसको मीट नहीं करता वो.
ठीक है, वो हम आगे आगे फर्दर लेक्चर्स में वो आएगा ऑन ऑफ कंट्रोल, ठीक है, तो उसमें हम इस चीज़ को डिटेल में देखेंगे। अच्छा, व्हाट आर वी कंट्रोलिंग सम फिजिकल क्वांटिटी डायनामिक बिहेवियर, वी नीड टू टेल द सिस्टम हाउ वी वांट इट टू बिहेव, यानी ये हमारा जो डिज़ाइड जो है हमारी ट्रेजेक्ट्री है हमारे कंट्रोल की, हमारे सिस्टम की, कि भाई आपने इस तरह चलना है, ठीक है, तो उसके लिए जो है कंट्रोल फीडबैक कंट्रोल इस्तेमाल होगा। अच्छा, अब फीड फॉरवर्ड कंट्रोल की अभी हमने डिस्कस की थी कि इसमें क्या होगा कि यू हैव एन सेट पॉइंट एंड दैट गोज टू द फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर एंड यू गिव इनपुट टू द प्लांट और फाइनल कंट्रोल एलिमेंट एंड you get some output. There is no feedback sensor. So control element responds to the change in command or major disturbance in a predefined way, ठीक है, तो ये सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड जिसे कहते हैं ना, लेफ्ट टू राइट एक इनपुट से आउटपुट जनरेट हो रही है, देर इज़ नो सेट पॉइंट। अब इसमें क्या होता है कि इसमें आप प्रिडिक्शन से काम ले रहे होते हैं, आपको पता होता है कि आउटपुट्स को मैंने अगर उसको स्टेबल रखना है तो मुझे इतनी इनपुट देनी है, तो ये होता है फीड फॉरवर्ड टाइप कंट्रोल, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द प्रिडिक्शन ऑफ द प्लांट बिहेवियर इट रिक्वायर्स द मॉडल कैन रिएक्ट बिफोर एरर एक्चुअली अकर्स, ठीक है, ओवरकम द स्लगिश डायनामिक्स एंड डिलेज डज नॉट जेपरडाइज स्टेबिलिटी, यानी यू हैव प्री डिफाइंड, यू सम हैव सम आइडिया ऑफ द सिस्टम कि मुझे इतनी इनपुट देनी है तो मुझे इस तरह की इतनी का आउटपुट मिलेगी। अच्छा, जबकि फीडबैक कंट्रोल में क्या होगा कि यू हैव अ सेंसर इंस्टॉल्ड, आपके पास एक सेंसर लगा होगा जो कि आउटपुट जो इन्फ्लुएंस हो रही है इस इनपुट से जो कि कंट्रोलर से आ रही है उस आउटपुट को सेंस कर रहा है और वो दे रहा है रेफरेंस को, और रेफरेंस और सेंसर की वैल्यू का एरर सिग्नल जनरेट होता है जो कि कंट्रोलर को जाता है, फिर कंट्रोलर अपनी आउटपुट जनरेट करता है जो कि प्लांट की इनपुट है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंट्रोलर की आउटपुट प्लांट की इनपुट होती है। प्लांट से क्या मुराद है? प्लांट से मुराद एक्चुएटर है जो कि कंट्रोल वेल्व हो सकता है, मोटर हो सकती है, डैम्पर हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज़ कंट्रोल इनपुट, जो थ्योरी कंट्रोल थ्योरी है उसके अंदर भी इसको यू से इसको इस इनपुट को जो शो करते हैं जो कंट्रोलर की आउटपुट होती है बेसिकली। अच्छा, ये तो एरर सिग्नल गया फीडबैक कंट्रोलर में, उससे जनाब एक आउटपुट निकली जो कि प्लांट की इनपुट बन गई, और प्लांट से फिर एक आउटपुट निकली जो कि सेंस हो गई, वापस रेफरेंस से कंपेयर होगी, और इस तरह से ये फीडबैक का लूप चलता रहेगा अनलेस अनटिल एंड अनलेस के आपका जो सेंसर है उस वैल्यू को मीट कर जाए और आपका एरर ज़ीरो हो जाए। अच्छा, अब आते हैं जी प्लांट सिस्टम टू बी कंट्रोल्ड। रेफरेंस क्या होती है जी? डिजायर्ड वैल्यू, यानी सेट पॉइंट इसको बोलते हैं। सेट पॉइंट कह लें, एसपी या रेफरेंस कह लें, एक ही बात है। कंट्रोलर जो होता है कंप्यूट सी कंपनसेटरी कमांड टू प्लांट बेस्ड ऑन द एरर। उसके बाद सेंसर, यहाँ पे क्या होता है कि सेंसर सेंसिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा, अब उसमें जो है आपका फीचर्स ऑफ द फीडबैक कंट्रोल क्या होता है? ये रिएक्टिव होता है और एरर ड्रिवन होता है, ऑटोमेटिकली कंपनसेट्स फॉर द डिस्टर्बेंसेस, ठीक है। कंट्रोलर एक्ट्स ऑन द एरर। इसको रोबस्ट कंट्रोल भी किसी हद तक आप कह सकते हैं कि ये रोबस्टनेस होती है इसमें, यानी अगर कहीं डिस्टर्बेंस भी आ जाती है प्लांट के ऊपर, यानी यहाँ पे अगर डिस्टर्बेंस आ जाए और आपके आउटपुट डिस्टर्ब हो जाए तो वो रेफरेंस से कंपेयर होकर फिर अल्टीमेटली ठीक हो जाती है, तो इसको आप किसी हद तक रोबस्ट कंट्रोल भी कह सकते हैं, ठीक है। ऑटोमेटिकली कंपनसेट्स फॉर द डिस्टर्बेंसेस, ठीक है। कंट्रोलर एक्ट्स ऑन द एरर, ऑटोमेटिकली फॉलोज द चेंज इन द डिजायर्ड स्टेट। सेट पॉइंट कैन चेंज, ऑटोमेटिकली फॉलोज चेंज इन द डिजायर्ड स्टेट। सेट पॉइंट कैन चेंज, आप सेट पॉइंट चेंज करके जो है अपनी आउटपुट को किसी और लेवल पे भी लेके जा सकते हैं। इट कैन इंप्रूव द अनडिजायर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम एंड प्लांट। आप सिस्टम की अनडिजायर्ड प्रॉपर्टी, यानी मिसाल के तौर पे कोई सिस्टम अगर इनहेरेंटली अनस्टेबल है, उसमें राइट हाफ प्लेन पे पोल है, तो आप क्या कर सकते हैं? फीडबैक कंट्रोल लगा के उसको जो है वो स्टेबल बना सकते हैं, ठीक है। ये फीडबैक कंट्रोल में एग्जांपल्स हम करवाते हैं, ये होपफुली आपने पढ़ी होंगी। कैन बी वेरी सिंपल, इट कैन बी वेरी सिंपल। अच्छा जी, समरी ऑफ द क्लोज लूप फीडबैक कंट्रोल। अच्छा जी, रिएक्टिव कंट्रोलर बेस्ड ऑन एरर between the desired and actual states automatically compensates for external disturbances and follows the changes in the command. Significant impact on overall system response, used extensively in both natural and artificial systems. Natural system भी हमने डिस्कस किए, जैसे हम खुद इंसान और भी बहुत से हमने एग्जांपल्स देखी थी, नेचुरल हैं वो। और आर्टिफिशियल जितने सिस्टम्स हैं, HVAC सिस्टम हो गया आपका, जितने भी जो है कंट्रोल सिस्टम्स हैं वो सब के सब फीडबैक कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं। अच्छा, अब इसमें हम फर्दर आगे जाएंगे थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन की तरफ। अब जो इसमें कंट्रोल सिस्टम इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंट्रोल में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, जो कंट्रोलर यूज़ होता है वो होती है PLC, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। तो PLC को हम डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा आगे CLO है पूरा, जिसके अंदर हम PLC को इन डेप्थ स्टडी करेंगे। S7-1200 हमारी लैब की होगी, जिसके अंदर हम सारे उसके एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, उसकी जो है वो TIA पोर्टल पे हम काम करेंगे, उसको सही तरह से सारा हम सीखेंगे, फिर उसकी कॉन्फ़िगरेशन PLC
पीएलसी की कैसे करनी है, नेटवर्किंग कैसे करनी है, फिर उसके अंदर उसकी लैडर लॉजिक कैसे बनानी है, उसके टाइमर्स, उसके काउंटर्स, फिर उसके अंदर जो है मेमोरी एलिमेंट्स उसको कैसे यूज़ करने हैं, उसके रजिस्टर्स कैसे हमने यूज़ करने हैं, फिर जितने भी एडवांस फंक्शंस हैं उसके इवन डिस्क्रीट लॉजिक बनाएंगे, फिर एनालॉग लॉजिक जिसमें आपका एनालॉग की स्केलिंग होगी, आपकी इनपुट की और आउटपुट की जिसमें स्केलिंग होती है, तो वो भी हम उसके अंदर जो है वो लैब के अंदर करवाते हैं। तो इंशाल्लाह ताला वो आपका नेक्स्ट CLO इसमें आएगा थ्योरी में। लैब में आप शायद वो पहले स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन उसकी जो थ्योरी है वो आपके साथ साथ आपको बता दी जाएगी, ताकि आपका जो है वो एक कोर्स बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं आपके लिए फ्रूटफुल हो। अच्छा, एनी हाउ एनालॉग इनपुट मॉड्यूल में क्या होगा कि देखिए दो तरह की क्वांटिटीज़ होती हैं, एक होती है डिजिटल क्वांटिटी और दूसरी होती है एनालॉग क्वांटिटी। तो जो डिजिटल होती है वो बाइनरी होती है, यानी ज़ीरो और वन, यानी या तो वो ज़ीरो होगी, मतलब ज़ीरो को आप कह लें कि ओपन स्विच, और क्लोज स्विच को कह लें आप वन, यानी दो उसकी फॉर्म होंगी। उसके मुकाबले में या उसके कंपैरिजन में जो दूसरी टाइप है वो है एनालॉग इनपुट की। एनालॉग इनपुट में क्या होता है, देखिए जी देयर आर वेरियस लेवल्स, ये इसी तरह ही है जैसे रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर में क्या होता है कि दो नंबर्स के दरमियान इनफाइनाइट आप कह सकते हैं कि वैल्यूज़ हो सकती हैं, यानी ज़ीरो और वन के दरमियान इनफाइनाइट वैल्यूज़ हो सकती हैं, बेतहाशा हो सकती हैं, 0.01, 0.00001, इट कैन बी एनीथिंग। तो ये इस तरह के सिग्नल को हम कहते हैं कंटिन्यूस सिग्नल्स, ठीक है। एनालॉग सिग्नल आप कह सकते हैं, जो प्रेशर के सिग्नल होंगे, टेम्परेचर के होंगे, फ्लो के होंगे, वो सारे के सारे कंटिन्यूस होंगे। अच्छा, अब उसमें क्या होता है, जो आपने एनालॉग मॉड्यूल से उसको कनेक्ट किया, अब मॉड्यूल के अंदर क्या होगा कि वो A to D कन्वर्जन करेगा, एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करेगा। क्यों? आपके जो कंट्रोलर्स हैं वो डिजिटल हैं, बाइनरी मतलब वो डिजिटल होते हैं सारे के, तो A to D कन्वर्जन इसके अंदर हो रही होगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि बाइनरी वैल्यू स्टोर्ड इन दी रजिस्टर्स। तो A to D कन्वर्टर आपने पढ़े हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, जिसमें हम जो है वो उसमें उसकी मुख्तलिफ टाइप्स आती हैं, सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन A to D कन्वर्जन, वेटेड एवरेज A to D कन्वर्जन, मुख्तलिफ टाइप्स के हैं ना। तो वो इसके अंदर जो है वो उस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ होके एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट किया जा रहा होता है। तो AI जो कार्ड होता है आपका एनालॉग इनपुट कार्ड, उसमें आपने एनालॉग इनपुट्स कनेक्ट कर देनी है और उसके अंदर A to D कन्वर्जन होगी, और वो फिर इंफॉर्मेशन आपके कहाँ जाएगी, आपके प्रोसेसर को जाएगी। PLC को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसका सारा आर्किटेक्चर किस तरह का होता है, उसमें ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। इसी तरीके से जो एनालॉग आउटपुट होगी। अच्छा, अब एक और चीज़ भी क्लियर करें कि जो आपके पास सिग्नल आ रहा होगा ना, अब 0 to 10 बार तो नहीं आप इधर दे सकते ना कार्ड को, कार्ड तो आपका इलेक्ट्रॉनिक है, तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल ही चाहिए। तो इसको कहते हैं स्केलिंग, यानी आप 0 से 10 बार को 4 to 20 मिली एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर इधर फॉर एग्जांपल 0 से 10 बार है और आपको इधर मिल रहे हैं 12 मिली एम्पियर, तो इसका मतलब कितना प्रेशर है, इसका मतलब है प्रेशर आपका हाफ चल रहा है, यानी 5 बार आपका प्रेशर इस वक्त चल रहा होगा। तो आपको 12 मिली एम्पियर यानी 50%, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था ना, 0%, 25%, 50%, 75%, 100%, जो जब हमने स्टेरिसिस को डिस्कस किया था। अच्छा, तो ये आपका क्या होगा कि आपकी जो क्वांटिटी होगी वो करंट में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, और इस तरह से ये पीएलसी को चली जाएगी। अब पीएलसी से कंट्रोल वाल्व को जाना है, ठीक है। कंट्रोल वाल्व में मूवमेंट होती है, जैसे उसमें इंचेस में मूवमेंट होती है, जैसे 1.5 इंच 2 इंच। अब वो कैसे होगी, अब उसमें ये होगा कि पीएलसी को चला गया, पीएलसी के अंदर सीपीयू होता है, सीपीयू के अंदर फिर प्रोग्राम, मेमोरी के अंदर प्रोग्राम स्टोर होता है, और फिर वो उसकी रैम में जाता है, और उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली, इनपुट्स के अकॉर्डिंगली उस प्रोग्राम के मुताबिक आउटपुट जनरेट होती हैं, और फिर उसका एक आउटपुट इमेज टेबल बनता है, ठीक है। वो आउटपुट इमेज टेबल फिर इधर आता है आउटपुट मॉड्यूल के पास। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और एनालॉग आउटपुट मॉड्यूल से फिर क्या होगा कि आपके 4 to 20 मिली एम्पियर जनरेट होंगे, ठीक है, और वो 4 to 20 मिली एम्पियर आगे जो है वो स्केल होंगे। क्या कैसे स्केल होंगे, आपके ज़ीरो से, अब जो न्यूमेटिक सिस्टम जो होते हैं जिसमें एयर यूज़ होती है, उसमें 3 to 15 स्टैंडर्ड होता है, 3 to 15 PSI, 3 से लेके 15 तक, यानी 4 से जो 20 मिली एम्पियर है वो 3 से 15 PSI के दरमियान स्केल होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स का पूरा एक लेक्चर है, उसमें हम डिटेल में इन चीज़ों को देखेंगे। अच्छा, अब इसमें देखें कि सेट पॉइंट माइनस PV इट जनरेट्स दी एरर सिग्नल, E इज इक्वल टू SP माइनस PV, जो कि कंट्रोलर को गया। अब कंट्रोलर जो है ऑन ऑफ भी हो सकता है, PID भी हो सकता है, PI भी हो सकता है, PD भी हो सकता है। अब उसने एक आउटपुट जनरेट की जो कि क्या हुई, इस प्लांट की इनपुट होगी,
यानी इसको हम इसको क्या नाम वो दे रहा है, इसको वो दे रहा है, इसको मैनिपुलेटेड वेरिएबल भी कहते हैं, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में मैनिपुलेटेड वेरिएबल या कंट्रोल इनपुट ऑफ दिस प्लांट, ठीक है। और उससे फिर एक आउटपुट जनरेट हुई जिसको पीवी वो कह रहा है, प्रोसेस वेरिएबल, ठीक है। इसको मेजर्ड वेरिएबल भी कहते हैं, एमवी। ये इनके मुख्तलिफ नाम है लेकिन यही स्टैंडर्ड नाम है, दो 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 मैक्सिमम दो ना, पीवी को पीवी कह देंगे या इसको एमवी कह देंगे, ठीक है। या इसको कंट्रोल्ड वेरिएबल भी अक्सर कहीं जगहों पे इसको कहा जा सकता है, कंट्रोल्ड वेरिएबल, ये कंट्रोल्ड वेरिएबल है। एनी हाउ, तो कंट्रोल्ड आउटपुट इसको कह सकते हैं। तो अब ये जनाब हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये एक फीडबैक कंट्रोल सिस्टम चल रहा होता है पीएलसी के अंदर भी, इसी तरह ही वर्किंग हो रही होती है जैसे ये आपको ब्लॉक नज़र आ रहा है। तो एस पी स्टैंड्स फॉर सेट पॉइंट, पी वी स्टैंड्स फॉर प्रोसेस वेरिएबल, ई फॉर एरर, सी वी फॉर कंट्रोल वेरिएबल, इसको वो बोल रहा है कंट्रोल वेरिएबल, दिस इज कंट्रोल्ड आउटपुट। ओके, अच्छा कंट्रोलर क्या है, कंट्रोल टेक्निक इम्प्लीमेंटेड इन पीएलसी। पीएलसी कंट्रोलर हो गया ना आपका प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, यानी आप इसकी जो लॉजिक है वो प्रोग्रामिंग से चेंज कर सकते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। फ्लेक्सिबिलिटी, यू हैव द फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज द लॉजिक। ओके, फिर आगे प्रोसेस क्या है कि हमारा जो टैंक कंट्रोल सिस्टम है वो हमारा प्रोसेस है इस लेवल का। अच्छा, अब ये देखें, ये आगे स्केलिंग आपकी 4 मिलियन पेयर इज़ 0%, 8 इज़ 25%, 12 इज़ 50%, 16 इज़ 75% एंड 20 इज़ 100%, ठीक है। अब इससे जब आप रिवर्स जाओगे, जब आप कैलिब्रेशन करते हो ट्रांसमीटर की, तो आप 4 to 20 जाते हो पहले राइजिंग पे, और फिर आप फॉलिंग पे जाते हो 20 से 4 पे, और उनमें जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हिस्टेरेसिस बोलते हैं। अच्छा, अब ये देखें, ये प्रोसेस कंट्रोल की एक एग्जांपल दे रहा है कि ये आपका प्रोसेस है, मिसाल के तौर पर बॉयलर है, आपका पाइपलाइन है, प्रेशर है, जो भी है, तो इसके हिसाब से क्या होता है, मेजरिंग डिवाइस होता है, ठीक है। मेजरिंग डिवाइस होता है, इसको सेंसर कह लें, और ट्रांसमीटर फिर इसको ट्रांसमिट करता है, यानी ये पूरा ट्रांसमीटर ही आप कह सकते हैं, जो कि इसको सेंस भी करेगा, यानी ये पार्ट सेंसिंग का है। और ये वाला जो पार्ट है, यानी ट्रांसमीटर की इनपुट क्या होगी, ये प्रोसेस, और इसकी आउटपुट क्या होगी 4 to 20 मिली एम्पेयर, ठीक है। ये पीवी कहलाएगा, यानी ट्रांसमीटर अगर देखें ना, ये पूरी दुनिया है, जैसे ये पूरा कंट्रोल सिस्टम एक दुनिया, उसमें ट्रांसमीटर एक पूरी दुनिया है, कंट्रोलर एक पूरी दुनिया है, फाइनल कंट्रोल एलिमेंट एक पूरी दुनिया है, और प्रोसेस भी एक पूरी दुनिया है, जिसके अपने डायनामिक्स होते हैं, इसके टेम्परेचर होते हैं, इसके प्रेशर होते हैं। फ्लूइड डायनामिक्स जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट कोर्स है, अगर आप प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम में फर्दर स्पेशलाइज होना चाहते हैं तो आप फ्लूइड डायनामिक्स ज़रूर पढ़ें, जिसमें प्रेशर टेम्परेचर के जो रिलेशनशिप्स होते हैं, गैस लॉज होते हैं, क्योंकि ऑयल एंड गैस में भी जो हमारा प्रोसेस होता है वो गैस होता था, तो गैस को हमें समझने के लिए पहले उसकी फ्लूइड डायनामिक्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, कि हमें वो क्लियर होना चाहिए, बर्नौली हमें क्लियर होना चाहिए, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से जो प्रोसेस डायनामिक्स के, जो फ्लूइड डायनामिक्स के जो बाकी लॉज हैं वो हमें आने चाहिए। अच्छा, यानी हम वापस आते हैं, तो ट्रांसमीटर ने क्या किया, इसको सेंस किया प्रेशर को, और उसको 4 to 20 जनरेट कर दिया। अब ये 4 to 20 गया कंट्रोलर को, ठीक है। अब कंट्रोलर को पीवी चले गई, अब कंट्रोलर ने क्या जनरेट करना है, एमवी, यानी मैनिपुलेटेड वेरिएबल इसने जनरेट किया, वो भी किस फॉर्म में है, 4 to 20 मिली एम्पेयर। अब इस कंट्रोलर में क्या हो रहा होगा, एक कंपैरेटर लगा होगा इधर, ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, और उसके बाद एक एम्पलीफायर लगा होगा, यानी जो कि पीआईडी वगैरह टाइप का लगा होगा, ठीक है। उसके बाद ये 4 to 20 जनरेट हुआ, और ये गया फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को। अब ये मोटर भी हो सकती है जिसकी स्पीड जो है वो 0 से 1500 आरपीएम जो है वो 4 to 20 पे कंट्रोल हो रही है, यानी 4 मिली एम्पेयर का मतलब है 0 आरपीएम, 20 का मतलब है 1500 आरपीएम। इसी तरीके से कोई न्यूमेटिक सिस्टम भी हो सकता है जिसमें 4 to 20 जो होगा वो 3 to 15 psi में कन्वर्ट हो रहा होगा, ठीक है। 4 मिली एम्पेयर का मतलब है यहाँ से 3 psi फिर जनरेट होगा, वेल्व आपका बंद हो सकता है, ये वेल्व पे डिपेंड करता है कि इन वेल्व एक पूरी दुनिया है, फाइनल कंट्रोल एलिमेंट एक पूरी दुनिया है, कि आपने 3 psi पे वेल्व बंद कराना है या आपने 3 psi पे वेल्व फुल ओपन रखना है, ठीक है। ये इंस्ट्रूमेंटेशन में जो है वो ये चीज़ें हम कवर करते हैं, कि जिसमें हम वेल्व को स्टडी करते हैं कि वेल्व्स किस किस तरह के होते हैं, डायरेक्ट एक्टिंग, रिवर्स एक्टिंग, ये उनमें आती है चीज़। तो ये एक आपका ओवरऑल प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम, इस तरह का प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम होता है। अच्छा, अब इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है स्केलिंग, हमें स्केलिंग करनी आनी चाहिए, बेसिक मैथमेटिक्स है इंटरमीडिएट लेवल का, जिसमें स्केलिंग की स्ट्रेट लाइन होती है 0 से लेके 100 तक, आप एक्स एक्सिस में प्लॉट कर लें। अगर आपने सिग्नल को एक्स एक्सेस पे रखना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और वाई एक्सेस पे आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि मिली एम्प्स में आपने रखा हुआ है, यानी ये आपको बताएगा कि कितने परसेंट सिग्नल हो तो कितने मिली एम्पेयर जनरेट होते हैं। अब 0 पे 4 मिली एम्पेयर है, तो ये क्या कहलाएगा, 0 पे 4 मिली एम्पेयर, ठीक है। तो ये आपका वाई इंटरसेप्ट होता है सी, ठीक है। और अब इसकी स्लोप आपने निकालनी है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लगा दें, तो m क्या होता है, स्लोप क्या होती है डेल्टा y ओवर डेल्टा x, तो इसकी डेल्टा y देखें कितना है 20 माइनस
डेल्टा वाई यहाँ पे देखने कितना है 20 माइनस 4 जो कि 16 आपका डेल्टा वाई है। डेल्टा एक्स आपका कितना है 100 माइनस 0 यानी 100, तो 16 ओवर 100 आपका 0.16 आपकी स्लोप निकल आएगी। तो y इज इक्वल टू 0.16 एक्स प्लस 4, बी आपका 4 है। अच्छा, अब अगर मिसाल के तौर पे आप सिग्नल को y एक्सेस पे लेना चाहते हैं, करंट को x एक्सेस पे लेना चाहते हैं, तो फिर उसकी आप इक्वेशन बना लें। उसमें क्या होगा कि x एक्सेस पे आपका 4 से आ जाएगा और यहाँ पे आपका आ जाएगा 20। तो 4 पे क्या होगा, इस 0% शो हो रहा होगा 4 के ऊपर, और आपका जो 20 पे 100% शो हो रहा होगा। ठीक है, तो उसमें फिर आपकी इक्वेशंस डिफरेंट हो जाएंगे, और उसमें फिर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की बजाय अब 2 पॉइंट फॉर्म वाली इक्वेशन लगाए, y माइनस जो होती है y माइनस वाई वन ओवर वाई माइनस वाई टू करके ना, पहले आप स्लोप निकालते हैं। पहले तो आप स्लोप निकाल लें ना, और उसके बाद आप लगाएं y माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, यानी कोई एक पॉइंट उसमें से पकड़ लें जिसको आप y1 और x1 कहेंगे। ठीक है, और फिर m निकाल लें। तो इस तरह से आप इक्वेशन उसकी निकाल सकते हैं। यानी अगर आपने करंट को अलॉन्ग x एक्सिस लेना है और सिग्नल को अलॉन्ग y एक्सिस लेना है, तो आप जो है 2 पॉइंट फॉर्म वाली इक्वेशन लगा लें, जिसमें आपके पास जो है वो उस तरह से निकलती है y माइनस करके ना। अच्छा, और अगर इस तरह से आपने सिग्नल की इक्वेशन निकालना डिटरमिन करना है, तो आप इसमें सिग्नल को अलॉन्ग x एक्सिस लेने और करंट को अलॉन्ग y एक्सिस लेने। अच्छा, आप इक्वेशन ये प्लॉट करके उसमें करंट पुट कर सकते हैं, यानी आप y की जगह 16 पुट कर दें तो आपका x निकल आएगा। आप यूँ भी कर सकते हैं, ये तीसरा मेथड है कि आप इक्वेशन इसी तरह ही बनाएं, और लेकिन आपको मिली एम्पेयर दिए हुए हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको 12 या आपको 13 दिए हुए हैं। अब आपसे पूछा जाता है कि सिग्नल कितने परसेंट है। अब एक तरीका तो ये था ना कि इसको आप अलॉन्ग एक्स एक्सिस प्लॉट कर लें, सिग्नल को अलॉन्ग वाई एक्सिस। एक इसमें इससे भी आप कर सकते हैं कि इसमें आपको फिर y पुट करना पड़ेगा 13 मिली एम्पेयर। तो y 13 पुट करें और वहाँ से x निकाल लें। इस तरह की एक आगे एग्जांपल भी है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे ये है आपके एक फ्लो कंट्रोल सिस्टम है जिसमें कंट्रोलर यानी पीएलसी से 8.55 मिली एम्पेयर आ रहे हैं। अब आपसे पूछा जाता है कि जी वेल्व की पोजीशन बताएं। अब इसमें हम अज्यूम करते हैं कि 4 मिली एम्पेयर पे 0% है और 20 मिली एम्पेयर पे 100% है। तो आपको y दिया हुआ है इस केस में ना 8.5 है। अब आपने x निकालना है, तो इस इक्वेशन पुट करें तो देखें x आपका आ रहा है 28.4, यानी अगर आपके 8.55 यानी 8 मिली एम्पेयर कितने होते हैं, 8 होते हैं आपके 4 है 8 25%, यानी आपका वेल्व जो है वो 25% से ज़्यादा ओपन है। ठीक है ना, ये 8.455 मीन्स 25% से ज़्यादा, तो कितना हो गया ये 28% आ गया। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो भी आप कैलकुलेशन करें ना, उसके करने के बाद आपने उसको एनालाइज भी करना है कि मैंने जो भी आंसर मैं कर दिया वो सही भी हैगा। मतलब आपने एक चीज़ निकाली वो सही भी है, उसको एनालाइज करना ये आपको आना चाहिए कि जैसे अब मैंने 28% अगर निकाला है तो क्या ये रीज़नेबल है जो मैंने आंसर निकाला है। अब मैं देख रहा हूँ कि करंट कितना है 8.55, तो मुझे रूल ऑफ थंब पता है कि 8 पे कितना होता है 25%, तो 25% से ये थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा, तो ये 28, इसका मतलब है कि मेरी कैलकुलेशंस ठीक हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिर एक कंट्रोल सिस्टम जो प्रोसेस में देखेंगे वो ड्राइव्स का देखेंगे। प्रोसेस के अंदर जो प्रोसेस प्लांट्स होते हैं इंडस्ट्री में, ड्राइव्स बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। तो ड्राइव की एक एग्जांपल इसने दी है डीसी मोटर ड्राइव। एक डीसी मोटर लगी हुई है और उसकी ड्राइव है ये। ठीक है, डीसी भी हो सकती है, एसी भी हो सकती है, दोनों का इसी तरह का होगा कंट्रोल। ठीक है, अब इसमें क्या डीसी मोटर को देखें ड्राइव कैसे काम कर रही है। अब ये ड्राइव है, इसकी दो इनपुट्स हैं, एक है कंट्रोल इनपुट और एक है पावर इनपुट। ये ऐसे ही है जैसे एक टैब है, टूटी है। ठीक है, टूटी में आप टूटी खोलते हैं तो पानी ज़्यादा आ जाता है और टूटी बंद करते हैं तो पानी कम हो जाता है। तो अब जो टूटी है टैब है वो कंट्रोल इनपुट है आपकी, और जो पानी है वो आपकी प्रोसेस कह लें या पावर सर्किट कह लें या प्रोसेस सर्किट कह लें, वो प्रोसेस आपका सर्किट है। अब इसमें देखें कंट्रोल इनपुट क्या होगी, ये वाली कंट्रोलर की जो 2 वायर है जो कि 4 to 20 बेसिकली इसकी स्पीड को कंट्रोल कर रहा होगा, और जो पावर इसको चलने के लिए चाहिए होगी वो कहाँ से आ रही होगी, वो यहाँ से आ रही होगी, जो 3 फेज जो है सोर्स ऑफ पावर से इसको ड्राइव को यहाँ से मिले। तो ड्राइव को आपको 2 कनेक्शन देने पड़ेंगे, 3 तारे पहले लगाने पड़ेंगे RYB, और 2 कंट्रोल इनपुट्स देनी पड़ेंगे, एक तार 2 पेयर। अच्छा, ये भी देखें, इसको जो है ना इसको सिंगल पेयर कहते हैं, सिंगल कोर, यानी एक जो केबल है उसको कोर कहते हैं। तो ये 2 कोर या सिंगल पेयर केबल है, इसको क्या कहेंगे 2 कोर या सिंगल पेयर। इसी तरीके से अगर 4 कोर हों तो वो आपके 2 पेयर कहलाएगी। ठीक है, ये एक पेयर है, 1 पेयर है या कितने कोर हैं, 2 कोर्स हैं। तो ये आपकी एक मोटर ड्राइव की एग्जांपल है, ये आपको इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा मिलेगी। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं हम।
ये देखें 4 वायर ट्रांसमीटर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसमीटर हमारे पास 4 वायर ट्रांसमीटर होते हैं, 3 वायर ट्रांसमीटर होते हैं, 2 वायर ट्रांसमीटर होते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इनका डिफरेंस। अच्छा 4 वायर ट्रांसमीटर में क्या होगा कि चार वायर्स होंगी, 2 वायर्स होंगी पावर की और 2 वायर्स होंगे इसके सिग्नल के लिए, ठीक है। अब ये सिग्नल जा रहा है पीएलसी को, ये ट्रांसमीटर लगा प्रेशर लेवल टेम्परेचर फ्लो कोई भी हो सकता है, तो ये इस तरह से सिग्नल दे रहा है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है इस सिस्टम का? इस सिस्टम का डिसएडवांटेज ये है कि इसको एक तो ये कॉस्टली है कि इसमें 2 तारें आपको डालनी पड़ेगी, ये तार डालनी पड़ेगी, ये तार डालनी पड़ेगी, फिर आपको ये पावर सोर्स भी चाहिए अलहदा से। फील्ड के अंदर ये बड़ा मसला होता है कि इसको एनर्जी कहाँ से देनी है आपने, जैसे वेल्स के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का आना बड़ा मुश्किल होता है, वो दूर दराज के इलाकों में होते हैं, तो फिर वहाँ पे ये एक इशू है कि आपने एक ट्रांसमीटर लगाया है एक पाइपलाइन के ऊपर ना, आपने फ़्लो मेजर करना है गैस का, वो बहुत दूर लगा हुआ है, वहाँ से आप बैटरी कहाँ पे लाओगे, कैसे लाओगे? या तो बैटरी लगा दो उसके अंदर, बैटरी लेकिन डिस्चार्ज हो जाएगी कुछ अर्से के बाद। तो इसका हल क्या है? तो इसका हल ये है कि आप, अच्छा एक तो ये टोपोलॉजी है 4 बाय ट्रांसमीटर, इसमें क्या होगा कि पावर सोर्स आपका ट्रांसमीटर के पास है और ये पीएलसी आपकी कंट्रोल रूम में है। कंट्रोलर जो होते हैं ना नॉर्मली कंट्रोल रूम में होते हैं ज़्यादातर, यहाँ पे डॉटेड लाइन होती है कंट्रोल रूम, और ये आपकी फील्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पावर सोर्स चाहिए। अब इसमें देखें ये भी 4 बाय ट्रांसमीटर है, लेकिन इसमें क्या है, आपने 2 पेयर केबल यूज़ की हुई है, एक पेयर यूज़ हो रहा है सिग्नल के लिए और दूसरा पेयर यूज़ हो रहा है पावर के लिए। अब देखें इसमें क्या फ़र्क है कि पावर सोर्स आपका पीएलसी के पास लगा हुआ है, इधर क्या था कि पावर सोर्स आपका फील्ड में लगा हुआ था, लेकिन यहाँ पे पावर सोर्स आपका पीएलसी के पास लगा हुआ है। लेकिन ये स्टिल दिस इज़ अ कॉस्टली थिंग, ये कॉस्टली थिंग भी है, मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये ज़रा अच्छी नहीं है, क्योंकि अगर इसमें से एक तार भी ख़राब हो जाए तो आपका सिस्टम जो है वो ख़राब हो जाता है। तो अब इसका और नेक्स्ट सोल्यूशन ये है 2 वायर ट्रांसमीटर। 2 वायर में क्या होगा कि एक ही पेयर हमने यूज़ किया, उसके जो है वो हमने पावर भी उसमें यूज़ की, उसकी पावर और सिग्नल भी हमने उसी से यूज़ किया हुआ है, ये देखें। तो ये एक टोपोलॉजी है 2 वायर ट्रांसमीटर की। तो इंडस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, प्रेफर्ड भी यही किया जाता है 2 वायर ट्रांसमीटर, कॉस्ट भी कम है और आसानी भी हमारे लिए, इसकी ट्रबल शूटिंग भी आसान है, ठीक है। तो 2 वायर ट्रांसमीटर, तो ये 4 वायर ट्रांसमीटर और 2 वायर ट्रांसमीटर हमने देखे। अच्छा कंट्रोलर में हमने डिस्कस कर चुके हैं ये सारी चीज़ें। एक पीवी होता है, ठीक है। पीवी किस तरह से हो सकता है 3 to 15 पीएसआई, पीएसआई मींस पाउंड पर स्क्वायर इंचेस, ये हम न्यूमेटिक सिस्टम में डिटेल में देखेंगे। अच्छा ये न्यूमेटिक है, पैनामेटिक नहीं है, ठीक है। न्यूमेटिक मींस ऑपरेटेड बाय एयर, जैसे हम इंसान हैं वी आर ऑपरेटेड बाय ब्लड, ठीक है, हम खून से चलते हैं। इसी तरीके से जो न्यूमेटिक सिग्नल न्यूमेटिक सिस्टम होते हैं वो एयर से चलते हैं, जैसे टायर होते हैं आपके, टायर में जो हवा भरते हैं आप, तो उसमें हवा होती है जो कि पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होती है, ठीक है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक करंट होते हैं, फिर जो कि 4 to 20 हैं। और नेक्स्ट स्टैंडर्ड जो फ्यूचर का स्टैंडर्ड है, ये कि इस वक्त मैंने पाकिस्तान में कहीं नहीं देखा, लेकिन ये फॉरेन कंट्रीज़ में है ये डेफिनेटली, इसको फील्ड बस सिस्टम कहते हैं। ये भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि फील्ड बस क्या होती है, ठीक है। तो ये आ गया पीवी। फिर उसके बाद देखें एक सेट पॉइंट होगा, ये हम देख चुके हैं कंट्रोल सिस्टम में। ये कंट्रोलर में देखें जो कंट्रोल का हमने ब्लॉक डिस्कस किया ना वही कंट्रोल सिस्टम है। तो जो कंट्रोलर होता है ना पीएलसी, उसमें भी यही चीज़ें लगी होती हैं। तो ह्यूमन ऑपरेटर सेटिंग यानी सेट पॉइंट इसको बोलते हैं एसपी, या तो ह्यूमन जो है वो उसको हाथ से दे देता है सेट पॉइंट, ठीक है, या इसको 3 to 15 पीएसआई की फॉर्म में भी मिल सकता है, 4 to 20 फॉर्म में मिल सकता है, डिजिटल डेटा फॉर्म में भी मिल सकता है। यानी इसको सेट पॉइंट जो देना है वो ऑपरेटर अपने हाथ से भी दे सकता है, इसको सिस्टम से भी दिया जा सकता है इनपुट करके कि जो है इसका क्या रखना है हमने। अच्छा नेक्स्ट इज़ इसकी आउटपुट। आउटपुट जो है वो है 3 to 15 पीएसआई हो सकती है, ठीक है, और इसके अलावा 4 to 20 हो सकती है, और इसके अलावा ये फील्ड बस की फॉर्म में हो सकती है। तो ये एक कंट्रोलर की एक डायग्राम है जो कि आपको प्रोसेस कंट्रोल में इस तरह का कंट्रोलर नज़र आएगा। अच्छा नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल इज़ आपका जो कंट्रोलर है उस कंट्रोलर से देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आ गया, ये कंट्रोल वेल्व आ गया, फाइनल कंट्रोल एलिमेंट। अब देखें जो इंडस्ट्री है ना, इंडस्ट्री के अंदर न्यूमेटिक सिस्टम्स काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। उसकी वजह यह है कि एयर में अच्छी खासी पावर होती है और ये सस्ती होती है, फिर एयर को आग नहीं लगती। जो मेन ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में भी आ सकता है कि जो, एक मिनट, अच्छा न्यूमेटिक सिस्टम्स में क्या होता है कि एयर यूज़ होती है, और जो मेन वजह है एयर को यूज़ करने की वो ये इसकी वजह होती है कि इसको आग नहीं लगती, ये आग नहीं पकड़ती, एयर आपकी आग नहीं पकड़ती। आपका ऑयल भी आग पकड़ता है, देखें एयर यूज़ होती है पावर ट्रांसमिशन में, ऑयल यूज़ होता है, इलेक्ट्रिक पावर यूज़ होती है, ठीक है। इसमें ऑयल को भी आग लग सकती है, इलेक्ट्रिक पावर को तो आग लगती है, हमने देखा है कि आग इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिसिटी का मेन हैज़र्ड ही आग है, फायर है, इलेक्ट्रिक फायर। तो इसमें आप देखें कि इसमें एयर जो सिस्टम होता है ना, एयर को आग नहीं लगती, ये सबसे इसकी जो है प्लस पॉइंट है। तो क्या होगा कि 4 to 20 कंट्रोलर से आएगा, ठीक है, पीएलसी ने ये आउटपुट दी हुई है और ये जा रहा है आई टू पी कन्वर्टर। देखें यहाँ पे एयर है, यहाँ पे आपकी करंट है, तो इसमें कुछ ना कुछ तो आपको लगाना पड़ेगा ना कन्वर्टर, जो कि इस करंट को एयर में चेंज करे। तो उसको कहते हैं आई टू पी कन्वर्टर, करंट टू प्रेशर कन्वर्टर, करंट टू न्यूमेटिक कन्वर्टर कह लें आप, आई टू पी कन्वर्टर इसको हम बोलते हैं, जो कि करंट को प्रेशर में चेंज कर देता है, करंट टू प्रेशर कन्वर्टर। इसको ट्रांसड्यूसर भी आप कह सकते हैं। ट्रांसड्यूसर क्या होता है कि जो एक फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सेकंड फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसको बोलते हैं ट्रांसड्यूसर। तो अब ये आपका एयर 3 to 15 का सिग्नल जो है वो कंट्रोल वेल को जाता है। अब आपके क्वेश्चन अगर जहन में आता है कि जी अच्छा हाँ, इसमें जो है ना, ये देखिए ये 20 psi की सप्लाई है, हम इंडस्ट्री में इसको 25 दिया करते थे। ये ज़रूरी है, ये ऐसे ही है जैसे एक रेगुलेटर है, उससे आपने 5 वोल्ट लेने हैं, 12 वोल्ट लेने हैं, तो उसको इनपुट भी देनी पड़ती है ना। जैसे अगर 5 वोल्ट लेने तो आपने इनपुट पे 8 वोल्ट देने हैं, कम से कम 8 वोल्ट देने हैं, जिससे 5 वोल्ट जनरेट होंगे। इस तरीके से 3 to 15 psi जो जनरेट होगा वो इस सोर्स से जनरेट होगा, ठीक है। तो 20 psi का ये सोर्स, इट इज़ अ मस्ट, ये मस्ट है, ये लाजमी होता है। तो कंट्रोल वेल को जब जनाब चला गया, अब कंट्रोल वेल में जो ये फोर्स होती है ना, ये बहुत हैवी होती है। इसको आप न्यू निकालते हैं, P इज इक्वल टू F/A, F इज इक्वल टू P इंटू ए। P जो हो गया ये प्रेशर हो गया और A इसका एरिया हो गया। जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो ये जो फोर्स निकलती है ना न्यूटन, ये ठीक ठाक हैवी, ठीक ठाक फोर्स होती है। ये एक न्यूमेरिकल हम करेंगे जिसमें मैं आपको इसकी फोर्स कैलकुलेट करना दिखाऊंगा। ये फोर्स ठीक ठाक होती है जिससे हम ये कंट्रोल वेल मूव करता है और इतने हाई प्रेशर को ये कंट्रोल कर पाता है। ये कैसे कंट्रोल कर पाता है, इसी तरह कंट्रोल कर पाता है। हो सकता है आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर लगाते, वो उसमें इतना टॉर्क ना होता कि वो इतने हाई प्रेशर के ऊपर ऑपरेट कर पाती, लेकिन कंट्रोल वेल में इतनी जान होती है और ये जान इसी वजह से आती है कि P इज इक्वल टू F/A या F इज इक्वल टू PA। अच्छा, अगली एग्जांपल क्या है? अगली एग्जांपल देखें, ये ट्रांसमीटर की एग्जांपल दी हुई है, इसने 2 वाट ट्रांसमीटर यूज़ किया है, ठीक है। और इसमें जो है इसमें अच्छा हाँ, इससे पिछले वाला जो एग्जांपल है ना, उसमें अगर आप देखें तो पावर सप्लाई कंट्रोलर से बाहर है, ठीक, एक्सटर्नल पावर सप्लाई है, बट कंट्रोलर के पास है, एडजेसेंट टू कंट्रोलर। इसमें क्या है कि इसमें जो पावर सप्लाई कंट्रोलर के अंदर ही है, यानी पीएलसी ही सप्लाई दे रही है इस ट्रांसमीटर को। ये जो है ना, बड़ी पीएलसीओ में इस तरह यूज़ नहीं होता सिस्टम, ये छोटी पीएलसीओ में यूज़ होता है, जहाँ छोटे सिस्टम हो, वहाँ पे आपका ट्रांसमीटर लगा हो, ज़्यादा दूर ना हो, जिसमें चंद थोड़ी सी आयोज़ हों। आयो मीन्स इनपुट आउटपुट, यानी थोड़ी सी आयोज़ हों, थोड़े से लूप हों, वहाँ आप ये वाला सिस्टम चला लेते हो जो अभी हम देख रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर जो सिस्टम होता है वो ये वाला होता है जिसमें सप्लाई अलग देते हैं। पीएलसी पे ये बर्डन नहीं डालते कि पीएलसी ट्रांसमीटर को भी पावर सप्लाई करे। तो ये थे कुछ एग्जांपल्स, एक इंडस्ट्रियल कंट्रोल जो प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम्स है उसकी कुछ एग्जांपल्स हमने आज, ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर वीक 1 का इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, तो इसमें हमने ये जस्ट अभी डिस्कस किए हैं। इनको हम डिटेल में जो है वो जाके सारा देखेंगे आगे जो फर्दर कंटेंट्स आ रहे हैं कोर्स के अंदर। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।